वो लड़की अपने प्रेमी के 80 साल के बूढ़े पिता को रूम पर बुलाती है और अकेले रूम पर वो 80 साल के बूढ़े के कपड़े उतारने लगती है। कपड़े उतार कर वो संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है, वो भी उस इंसान से जो उसके प्रेमी का पिता था और उसका होने वाला ससुर था। अब 80 साल के बूढ़े के वो कपड़े उतारती है, उसके बाद संबंध बनाने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन 80 साल का बूढ़ा वो कैसे संबंध बनाता, और वो भी एक जवान लड़की के साथ। और इसी बीच सब कुछ उस कमरे के अंदर जो लड़की थी वो बराबर कोशिश कर रही थी, बूढ़ा संबंध नहीं बना पा रहा था। और उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो 80 साल का बूढ़ा था उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद लड़की वहां से भाग जाती है और फिर पुलिस आनन फानन में वहां पर पहुंचती है। सीसीटीवी में देखा जाता है और जब लड़की को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि हर कोई हैरान था, पुलिस भी हैरान थी कि आखिर जवान लड़की अपने ही प्रेमी के 80 साल के बूढ़े पिता के साथ क्यों संबंध बनाना चाहती थी। तो जो घटना का खुलासा होता है वो सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गाजियाबाद का टोली मोहल्ला, वहां पर रहने वाले अजीजुद्दीन, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, और 6 मई को दोपहर के टाइम वो अपने घर से अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बोलकर निकलते हैं कि बराबर वाले मैं घर पर जा रहा हूं, कुछ किराएदार आ रहे हैं किराए का मतलब कमरा देखने के लिए, उनको कमरा दिखाने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जो अजीजुद्दीन हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, दूसरी तरफ उनका एक खाली मकान भी पड़ा हुआ है। और 6 मई को कुछ किराएदार आने की वजह से वो वहां पर पहुंचते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन अजीजुद्दीन लौटकर वापस नहीं आते। अब परिवार के लोगों को फिक्र होती है, परिवार के लोग अजीजुद्दीन के नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन उनका नंबर उठता नहीं है, सिर्फ घंटी जाती रहती है। और फिर जो उनका बेटा था बिलाल, और बिलाल के बाद एक और बेटा है, वो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। और आखिर में जो बेटा बिलाल था वो बिलाल अपना उसी घर में पहुंचता है जहां की पिता बोल कर गए थे। वो घर खुला हुआ था और जब वो उस घर में कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पिता ज़मीन पर पड़े हुए हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, कपड़े थोड़े बहुत फट रहे हैं। और ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वो फ़ौरन चीखते पुकारते मोहल्ले वालों को इकट्ठा करता है। मोहल्ले वाले पहुंचते हैं, फ़ौरन टोली थाने को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब हर कोई हैरान था कि आखिर जो अजीजुद्दीन है वो यहाँ पर आए, फिर उनकी मौत कैसे हुई, और दूसरी बात कि उनके कपड़े कैसे उतरे हैं। गले पर निशान था, देख कर लग रहा था कि किसी ने गला दबाकर हत्या की है। अब पुलिस पूछती है कि यहाँ पर क्यों आए थे। तो अजीजुद्दीन के परिवार के लोग बोलते हैं कि इनके पास किसी का फ़ोन आया था, कुछ किराएदार कमरा देखने के लिए आए थे और फिर शायद हो सकता है उन्हीं किराएदारों ने अजीजुद्दीन की हत्या की है। पुलिस को लगता है कि ज़रूर प्लानिंग के तहत हत्या की गई होगी। पुलिस सबसे पहले जो अजीजुद्दीन का नंबर था उस पर किस नंबर से कॉल आई थी वो पता करती है, और दूसरी चीज़ जो घर के बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो देखती है। जब कैमरों को चेक करती है तो उसमें एक लड़की जाती हुई दिखती है जो पूरा उसका फेस कवर था, साथ में एक लड़का था जो मुंह पर ढांटा लगाया हुआ था। यही 2 लड़के अजीजुद्दीन के घर पर आए थे और यही बाहर निकले हैं। पुलिस जब नंबर निकालती है तो नंबर निकलता है खुशबू नाम की लड़की का। पुलिस खुशबू के नंबर को पता करती है, ट्रेस करना शुरू करती है। तो जब खुशबू के नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है, परिवार के लोग बताते हैं कि ये जो खुशबू है ये तो बिलाल की प्रेमिका है। अब बिलाल की प्रेमिका खुशबू, और खुशबू ने क्यों अजीजुद्दीन को बुलाया था मकान देखने के लिए, पुलिस के दिमाग में ढेर सारे सवाल थे। लेकिन इसी बीच जो बिलाल था वो भी गायब हो जाता है, जो अजीजुद्दीन का बेटा बिलाल था वो भी गायब। अब पुलिस के दिमाग में सीधी बात आ जाती है कि जो प्रेमिका खुशबू थी वो आई होगी और बेटे ने कुल मिलाकर मिली भगत से अपने पिता की हत्या की है। पुलिस इन लोगों को ढूंढने में लग जाती है। अब ये खुशबू के साथ कौन लड़का था उसकी तो नहीं पता, लेकिन खुशबू और बिलाल को पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी। वहीं जो अजीजुद्दीन थे उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता चलता है गला दबाकर हत्या की गई है, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी हमले किए गए हैं। और फिर उसके बाद उनकी बॉडी को दे दिया जाता है और सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है, जैसे मुस्लिमों में होता है। दूसरी तरफ पुलिस सबको ढूंढती फिर रही थी। बिलाल और इसका क्या नाम है खुशबू का कुछ पता नहीं था। लेकिन इसी बीच खुशबू एक गलती कर देती है। गलती ये करती है कि खुशबू अपने फ़ोन को स्विच ऑन करती है और ऑन करने के बाद
अपने परिवार को कॉल करती है, अपने माता पिता से ये पूछने के लिए कि आप बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। मैं तो बिलाल के साथ बेहद ज़्यादा खुश हूँ, मैं बिलाल के साथ आ गई हूँ। और जैसे ही वो ऑन करती है फ़ौरन पुलिस को लोकेशन मिल जाती है, और जो लोकेशन मिलती है वो मुंबई के ठाणे की लोकेशन मिलती है। पुलिस की टीमें मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करती हैं और फ़ौरन पुलिस लोकेशन पर पहुंचकर जो खुशबू थी उसको और बिलाल को गिरफ्तार कर लेती है। अब सारे सवालों के जवाब मिलने वाले थे कि आखिर बिलाल ने अपने सगे पिता की प्रेमिका से क्यों हत्या करवाई, क्या प्लानिंग थी, और हत्या इतनी बेकार प्लानिंग से क्यों की। क्या हत्या करने से पहले कॉल की गई, फिर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आ गए, और वो भी किराए के मकान में। ये ढेर सारे सवाल थे। अब पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। जब बिलाल से शुरुआत से पूछा जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करवाया, तो बिलाल बोलता है कि साहब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो आप यही बोलोगे कि जो किया मैंने बिल्कुल सही किया। तो बिलाल बताता है कि उसके 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, बहनों की शादी हो चुकी है, वो सबसे छोटा है, उसके 2 भाई बड़े हैं, और ये जो उसके पिता अजीज़ुद्दीन थे इनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी थी। वो भी काम करता था, अपने पिता के साथ कामकाज करता था, और ऐसे ही कर कर अब सब कुछ मामला मतलब बढ़ गया था। बचपन से वो काम कर रहा था, दोनों भाइयों की शादी हो गई, वो सबसे छोटा है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन अभी उसके पास कोई काम नहीं था। और दूसरी बात, परिवार में उसको सबसे बुरा समझा जाता था, सारे रिश्तेदार उसको बुरा बोलते थे, और जो उसके पिता अजीज़ुद्दीन थे वो उसको ज़रा सा भी प्यार नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि ये निडल्ला है, बिल्कुल बेकार है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको तो भगा देना चाहिए। और कई बार उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। और अब आकर जब मैं खुशबू से अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था तो उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर तू शादी करना चाहता है तो अलग जाकर रह, किराए के कमरे पर रह, हम तुझे नहीं रखेंगे, हम तुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। और ये बातें मेरे दिल पर लग चुकी थी। ये बात मैंने खुशबू को बताई, और अब आकर मुझे डर सताने लगा था कि जो मेरे पिता हैं वो मुझे घर से मतलब जायदाद से बिल्कुल बेदखल कर देंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पिता की तो दूसरी जगह भी संपत्ति पड़ी थी। अब आप बताइए कि ऐसी कोई जायज़ बात है कि 2 भाइयों को आप समझ रहे हैं, बहनों बेटियों को समझ रहे हैं, अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। जब पुलिस वालों से वो ऐसी बातें करता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आगे बताओ फिर क्या हुआ। तो बताता है कि मेरे दिमाग में ये टेंशन थी कि पिता मुझे प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि सीधी उंगली से घी तो नहीं निकल रहा है, अब उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। मैं खुशबू के साथ मिलकर प्लानिंग करता हूँ, और प्लानिंग ये होती है कि जो मेरा पिता है वो बड़ा रंगीन मिजाज है, तो खुशबू उसको बुलाएगी, उसके साथ संबंध बनाएगी, और संबंध बनाने के बाद फिर हम लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे, फिर वह मुझे प्रॉपर्टी देगा। मैं ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि इसने मेरी होने वाली पत्नी के साथ रेप किया है, मेरे ही सगे पिता ने, और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद पुलिस तक मामला पहुंचेगा, और ना चाहते हुए भी अजीज़ुद्दीन को अपनी इज्जत बचाने की वजह से प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और इसी प्लानिंग के तहत खुशबू को ये अपने पिता का नंबर देता है। खुशबू पिता के पास, अपने मतलब होने वाले ससुर के पास ये कॉल करती है, बोलती है मुझे आपका जो खाली मतलब, उसको तो पता थी, सारी जानकारी थी, तो बताती है कि आपको जो वहाँ पर मकान पड़ा हुआ है टोला मोहल्ला के पास, वहाँ मुझे किराए पर कमरा चाहिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्या आप कमरा दे सकते हैं। अजीज़ुद्दीन बोलता है कि 3,000 रुपये महीने लगेंगे। वो बोलती है 3 नहीं, आप 3.5 ले लेना, आप एक बार मुझे कमरा दिखा दो। अब अजीज़ुद्दीन अपने घर से निकलते हैं, 6 तारीख को वहाँ पर पहुँचते हैं कमरा दिखाने के लिए। अब ये जो खुशबू थी साथ में ये एक लड़के को लेकर आई थी, निसार नाम के लड़के को, जो बिलाल का भी दोस्त था, खुशबू का भी दोस्त था, और उसको लेकर ये इसलिए आई थी कि अंदर जाने के बाद तुम्हें फ़ोन से वीडियो बनाना है, मैं जब तुम्हें भगा दूंगी तुम्हें उसके बाद वीडियो बनाना है। कमरे में पहुंचते हैं और खुशबू निसार से बोलती है कि ऐसा करो, बाहर जाओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ, मुझे गर्मी लग रही है। अब ये जो निसार था ये कमरे से बाहर आकर बाहर की तरफ छिप जाता है, और उसके बाद ये खुशबू थी ये अपने काम में लग जाती है। ये अजीज़ुद्दीन के पास पहुंचती है, बोलती है कि आप कितने अच्छे हैं, उनके ऊपर हाथ फेरना शुरू करती है, उनके बदन पर। अब जाहिर सी बात है भाई, 80 साल का बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा बहुत तो करंट इंसान में आ ही जाता है। और वो ऐसे ही कर कर अजीज़ुद्दीन के कपड़े उतार देती है, ऊपर के कपड़े उतारती है, फिर नीचे के कपड़े उतार ही रही थी कि इसी बीच जो निसार था वो काम बिगाड़ देता है। काम वो ऐसे बिगाड़ देता है कि उससे बोला था कि जब सारे कपड़े उतर जाएं और संबंध बनाने की मतलब हो रहा हो तब तुम्हें अंदर आना है, लेकिन वो पहले ही अंदर घुस जाता है और फ़ोन से वीडियो बनाने लगता है। और फ़ोन से वीडियो जैसे ही अजीज़ुद्दीन देखते हैं ये चीखने लगते हैं कि अरे बचाओ बचाओ, मतलब ये लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और ये देखकर निसार भी घबरा जाता है, खुशबू घबरा जाती है, और वहीं पर जो डंडा पड़ा हुआ था निसार
ये अजीज़ुद्दीन के सर में मारता है, खुशबू गले को दबा लेती है और ये दोनों ही मतलब आवाज़ को रोकने के लिए अजीज़ुद्दीन के गले पर बैठ जाते हैं। गले को पूरी ताकत से पकड़े हुए थे और इसी ताकत से पकड़ने के बीच, क्योंकि अगर अजीज़ुद्दीन बाहर जाएगा तो मोहल्ले वाले इन दोनों को पकड़ लेंगे, मारा पीटी करेंगे, फ़ोन चेक होगा और फिर भंडा फूट जाएगा। तो ये लोग मतलब कुछ नहीं सोचते और अजीज़ुद्दीन की हत्या कर देते हैं और जो हत्या होती है वो गलती से होती है। इनकी प्लानिंग ये थी कि अजीज़ुद्दीन की वीडियो बन जाएगी, फिर उसके बाद ये ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन ये प्लानिंग सक्सेस नहीं हो जाती। वो कांड हो जाता है जिसके बारे में नहीं भी सोचा था। फिर उसके बाद ये खुशबू बिलाल को फ़ोन करती है कि तुम्हारे पिता हल्ला कर रहे थे और गलती से हमने उनको मार दिया, अब पुलिस हमें पकड़ लेगी क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, मैंने तुम्हारे पिता के नंबर पर कॉल की थी, तो जाहिर सी बात है हम पकड़े जाएंगे, अब क्या किया जाए। तो बिलाल बोलता है कि चलो ठीक है, तुम स्टेशन पर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। और उसके बाद ये दोनों मिलकर वहां से भाग जाते हैं। फिलहाल में पुलिस निसार को ढूंढ रही है, निसार को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस घटना से आपको क्या सीखने को मिला? तो देखिए, इस घटना से सीधी बात ये सीखने को मिलती है कि अगर आप बोले कि पिता की गलती नहीं थी, तो पिता की गलती थी। गलती ये थी कि जब आप 2 बेटों को दे रहे हैं तो तीसरा बेटा आपको कितना भी बुरा हो, कितना भी निकम्मा हो, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको बराबर से हिस्से देने हैं। फिर चाहे वो पैसा जुए में बर्बाद कर दे, चाहे वो शराब में बर्बाद कर दे, चाहे वो पागल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप हिस्सा बराबर से करें, किसी को ज़्यादा ना करें, किसी को कम ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं, ऐसे ही कांड होते हैं। और ये वीडियो मैंने ख़ास कर उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो अपने बच्चों में मतभेद करते हैं, जो मतभेद करते हैं फिर उनके साथ ऐसी ही घटना हो जाती है। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें जिनके दिमाग में ये ख्याल चलते रहते हैं कि ये बेटा हमारा अच्छा है, ये पढ़ लिख गया लेकिन ये बेकार है। तो बेकार कुछ भी नहीं होता, माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं। दुनिया के लिए हो सकते हैं कि ये बेकार बच्चा है, ये कुछ नहीं करता, ये निकम्मा है, ये फालतू है, दुनिया वालों के लिए हो सकते हैं, बीवी के लिए हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, मेरी बात पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।